प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस लॉ। आज इसमें अपन बात करेंगे, एक नया टॉपिक है छोटा सा, उसके बारे में, अनुबंध खंडन का परिणाम यानी रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, खंडन का पहले या रिवोकेशन का पहले आप अर्थ समझिए कि खंडन या रिवोकेशन क्या चीज़ होती है। देखिए, जब दो पक्षकारों के बीच में अनुबंध होता है तो अपन जानते हैं कि एक पक्षकार ने प्रस्ताव रखा है, दूसरे पक्षकार ने उस पर अपनी सहमति स्वीकृति दी है। इस प्रकार दोनों पक्षकारों के बीच में एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हुआ है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो जाता है तो हम जानते हैं कि उससे दोनों पक्षकारों के वैधानिक संबंध, लीगल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाती है और उसी के वजह से, उसी के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षकारों के कुछ अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न हो जाते हैं। जहां आपको दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक उसी तरह से आपके कुछ कर्तव्य भी उत्पन्न होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं। तो ये अनुबंध होने की अवस्था में होता है। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए पक्षकारों ने अनुबंध कर लिया और बाद में किसी एक पक्षकार का जो कर्तव्य है, उसका जो दायित्व है, वो उसको पूरा करने से मना कर देता है, इनकार कर देता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैंने अपनी एक कार बेचने का अनुबंध किया और बाद में मैं कार देने से मना कर देता हूँ, यानी मैं अपने वचन को पूरा नहीं करता। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि स्वाभाविक सी बात है कि जब पक्षकार अपने वचन को पूरा नहीं करता है तो अनुबंध जो है वो समाप्त मान लिया जाता है, यानी एक तरह से अनुबंध का खंडन हो जाता है। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल यही होता है कि रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है कि पक्षकार जो है अपनी बात, अपने वचन को पूरा नहीं करे और उसके फलस्वरूप जो है वो अनुबंध समाप्त हो जाए। देखिए, अनुबंध की समाप्ति के दो तरीके हो सकते हैं। पहला या सुगम या आसान तरीका तो यही होता है कि दोनों पक्षकार अपने अपने वचन को पूरा कर दें। मैं अपनी कार दूसरे पक्षकार को सौंप दूं, यानी मैंने मेरा वचन पूरा कर दिया और दूसरे पक्षकार ने कार की कीमत चुका दी मुझे। तो ये क्या हुआ कि मैंने भी अपना वचन पूरा कर दिया, दूसरे पक्षकार ने भी अपना वचन पूरा कर दिया, अनुबंध पूरा हो गया, समाप्त हो गया। अब दूसरा अनुबंध की समाप्ति का तरीका ये हो सकता है कि पक्षकार खंडन कर दे। खंडन का मतलब यही है कि जो उसका दायित्व बनता है अनुबंध के अंतर्गत, वो उस दायित्व को पूरा करने से मना कर दे। निर्धारित समय पर मान लीजिए मैं अपनी कार देने से मना कर दूं, या निर्धारित समय पर दूसरा पक्षकार जो है उसकी कीमत देने से मना कर दे, तो ऐसी अवस्था में क्या मान लिया जाता है कि अनुबंध का खंडन हो गया है। और खंडन हो गया है यानी अब अनुबंध समाप्त हो गया है। तो जब एक पक्षकार अनुबंध का खंडन करता है तो जो पीड़ित पक्षकार है, पीड़ित पक्षकार से अपना मतलब होता है कि जिस पक्षकार को अनुबंध के अंतर्गत अब खंडन के फलस्वरूप कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ हानि हो रही है, उसको अपन पीड़ित पक्षकार के नाम से जानते हैं। तो पीड़ित पक्षकार के सामने अब कुछ विकल्प होते हैं, रेमेडीज होती हैं, उपचार होते हैं। तो जब एक पक्षकार अनुबंध का खंडन करता है तो दूसरा पक्षकार क्या क्या कार्यवाही कर सकता है या उसकी वैधानिक स्थिति में क्या अंतर परिवर्तन आता है, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। देखिए, इनको अपन कहते हैं कि अनुबंध खंडन के फलस्वरूप पीड़ित पक्षकार के पास उपलब्ध विकल्प या पीड़ित पक्षकार के उपचार। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो उपचार बताया गया है कि पीड़ित पक्षकार जो है वो भी निष्पादन से मुक्त हो जाता है। निष्पादन से मुक्त होने का मतलब ये है कि देखिए, जब अनुबंध हुआ था तो दोनों पक्षकारों ने एक दूसरे को वचन दिया था। अब एक पक्षकार अपने वचन को पूरा नहीं कर रहा है, पूरा करने से इनकार कर रहा है, तो कानून ये कहता है कि अब दूसरे पक्षकार को भी अपना वचन पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।
यानी आप कानूनी रूप से अपने वचन का निष्पादन करने से मुक्त हो जाते हैं। क्यों मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि अनुबंध अपन जानते हैं कि पारस्परिक होता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूंगा। अब जब आप अपने वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं तो कानून ये कहता है कि पहले पक्षकार को भी अपना वचन पूरा करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर पहला पक्षकार अपने वचन को पहले ही पूरा कर चुका है तो फिर ये विकल्प का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये विकल्प जब ही उपयोगी है, प्रभावी है, जब पहले पक्षकार ने अपने वचन का निष्पादन अभी नहीं किया है, अपने वचन को अभी पूरा नहीं किया है। तो यदि उसने अपना वचन पूरा नहीं किया है तो कानून ये कहता है कि अगर दूसरा पक्षकार खंडन कर रहा है तो आप भी वचन के निष्पादन से मुक्त हो गए। फिर दूसरा विकल्प उसके पास ये होता है कि उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। देखिए, ये अधिकार जो है वो दोनों पक्षकारों को प्राप्त है। दोनों पक्षकारों से मतलब ये है कि जिस पक्षकार ने जितना भी काम किया है खंडन होने तक, उसका जितना भी पारिश्रमिक, जितना भी मूल्य, जितनी भी उसकी कीमत बनती है, वो उसको प्राप्त करने का अधिकार होता है। लैटिन वर्ड है एक क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब यही होता है कि जो भी कार्य किया गया है उसकी उचित कीमत जो है वो मिलनी चाहिए। अब ये उचित कीमत क्या होगी या पारिश्रमिक क्या होगा, या तो ये पहले से निर्धारित है जब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, विवाद नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए ये पहले से प्राप्त नहीं है तो ऐसी अवस्था में कानून ये कहता है कि ऐसी अवस्था में हमको उचित या रीजनेबल पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप किसी मजदूर को काम पर सफाई करने के लिए लेकर आते हैं सुबह 10 से 5 बजे तक के लिए, शाम 5 बजे तक के लिए। अब वो मजदूर जो है वो 2 बजे तक काम करता है और 2 बजे के बाद वो मना कर देता है कि साहब आप मैं काम नहीं करूँगा, या काम करने की मेरी इच्छा नहीं है, या कोई भी कारण बताकर वो काम करने से इनकार कर देता है। यानी एक तरह से उसने 2 बजे अनुबंध का खंडन कर दिया। तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि 2 बजे तक उसने जितना भी काम किया है उसको उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। यानी जितना कार्य संपन्न किया गया है पक्षकार को उसकी कीमत, उसका मूल्य प्राप्त करने का अधिकार होता है। फिर अगला अधिकार या अगला उपचार जो है वो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। क्षतिपूर्ति जो है ये कंपनसेशन है। देखिए, क्षतिपूर्ति को कभी भी हमको एक पनिशमेंट के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, सजा नहीं है, बल्कि एक हर्जाना है। हर्जाना इस रूप में है कि चूंकि एक पक्षकार ने अपने वचन का निष्पादन करने से मना कर दिया है, खंडन कर दिया है, तो उसके कारण अब दूसरे पक्षकार को जो नुकसान हो रहा है उसकी वो भरपाई या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रखता है। यानी क्षतिपूर्ति का मतलब यही है कि अगर दूसरा पक्षकार अपने वचन का निष्पादन कर देता तो पहले पक्षकार को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता। पहले पक्षकार को नुकसान सिर्फ इस वजह से उठाना पड़ रहा है कि दूसरे पक्षकार ने अपने वचन का निष्पादन नहीं किया है। तो जो भी प्रचलित मुद्रा होती है, यानी पैसे के रूप में खंडन करने वाला पक्षकार जो है वो क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य किया जा सकता है। यानी जहाँ पैसे से क्षतिपूर्ति संभव है, पैसे से हम पीड़ित पक्षकार की सहायता कर सकते हैं, तो कानून ये कहता है कि फिर पीड़ित पक्षकार जो है वो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अब अगला उपचार इसमें क्या आता है? निर्दिष्ट निष्पादन प्राप्त करने का अधिकार। निर्दिष्ट निष्पादन, या इसको अंग्रेजी में अपन कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देखिए, इसका अर्थ समझिए आप कि निर्दिष्ट निष्पादन क्या होता है। देखिए, जहाँ पैसे के रूप में क्षतिपूर्ति जो है वो पर्याप्त नहीं होती है,
या पैसे के रूप में हम क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर न्यायालय जो है वो निर्दिष्ट निष्पादन की मांग न्यायालय में निर्दिष्ट निष्पादन की मांग पक्षकार के द्वारा की जा सकती है। क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ का अनुबंध करते हैं जो यूनिक है। यूनिक से मतलब ये है कि आप कोई बहुत पुरानी पेंटिंग खरीदने का मान लीजिए आपने एक अनुबंध किया, अब बाद में दूसरा पक्षकार जो है वो पेंटिंग देने से मना कर सकता है, तो अब यहाँ क्षतिपूर्ति जो है वो पैसे में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पेंटिंग की कीमत जो है उसका मुद्रा में पैसे में मूल्यांकन करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर पीड़ित पक्षकार क्या है कि वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में आवेदन करता है निर्दिष्ट निष्पादन के लिए। तो निर्दिष्ट निष्पादन का तात्पर्य मतलब यही होता है कि अब न्यायालय जो है वो पीड़ित पक्षकार को, खंडन करने वाले पक्षकार को बाध्य कर सकता है कि उसको अपने वचन का निष्पादन करना ही होगा, यानी उसको पेंटिंग देनी ही पड़ेगी। क्योंकि देखिए पेंटिंग है, पुरानी कोई कलाकृति है, पुराना कोई डॉक्यूमेंट है, इन सब चीज़ों की कीमत आप पैसे में नहीं आंक सकते। जहाँ पैसे में आंक सकते हैं वहाँ तो अपन ने देख लिया कि पीड़ित पक्षकार जो है वो क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है और उसको पैसे में क्षतिपूर्ति मिल जाएगी। लेकिन जहाँ पैसा कोई उपचार नहीं है, पैसे की एक तरह से कोई कीमत नहीं है, क्योंकि जो अनुबंध है उसकी प्रकृति इसी प्रकार की है, तो पीड़ित पक्षकार जो है वो न्यायालय में निर्दिष्ट निष्पादन की मांग कर सकता है। फिर अगला जो है वो एक उपचार जो है वो निषेध आज्ञा का भी होता है। निषेध आज्ञा प्राप्त करना, या निषेध आज्ञा को अपन अंग्रेजी में कहते हैं इंजंक्शन। देखिए निषेध आज्ञा का अर्थ तात्पर्य क्या होता है कि इसमें हम खंडन करने वाले पक्षकार पर ये न्यायालय के माध्यम से प्रतिबंध लगवा सकते हैं कि वो वही कार्य जो है वो अन्यत्र या दूसरी जगह पर नहीं करेगा, उस कार्य का निष्पादन अन्य कहीं नहीं करेगा। जैसे इसको आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक गायक कलाकार है और वो एक होटल के साथ एक अनुबंध करता है कि वो प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 10 बजे तक उस होटल में गाना गाया करेगा। 7 से 10 बजे तक का समय प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है एक होटल में गाने के लिए, और उसके बदले में उस गायक को मान लीजिए 10,000 रुपये प्रति माह मिलने का अनुबंध है। अब गायक क्या करता है कि कुछ समय पश्चात मान लीजिए उसको दूसरे होटल से ऑफर मिलता है कि तू हमारे होटल में आ जा, 10 की जगह हम तेरे को 13,000 रुपये देंगे। तो वो क्या करता है कि पहले होटल से अनुबंध जो है उसका खंडन कर देता है, यानी मना कर देता है कि साहब मैं कल से नहीं आऊँगा, और दूसरे होटल में गाने चला जाता है। तो यहाँ पर जो पीड़ित पक्षकार है, पीड़ित पक्षकार से मतलब है कि जो पहला होटल वाला है वो उस पर निषेधाज्ञा लागू करवा सकता है। निषेधाज्ञा का मतलब ये है कि आप यही कार्य दूसरे या अन्यत्र स्थान पर भी करने का अधिकार नहीं रखते हैं जब तक कि न्यायालय का फैसला नहीं हो जाए। यानी आप उस गायक कलाकार पर ये प्रतिबंध लगा सकते हैं कि आप अब दूसरे होटल में भी शाम को 7 बजे से 10 बजे तक गाना नहीं गा सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर निषेधाज्ञा की व्यवस्था नहीं हो तो आज गायक आपके पास आ गया, आपने उसको 10,000 रुपये दिए, कल किसी ने 13,000 रुपये दिए तो वो वहाँ चला जाएगा, फिर 5 दिन बाद किसी ने कहा 15,000 रुपये में दूंगा तो वो वहाँ चला जाएगा। तो इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए, इसको चेक करने की दृष्टि से एक विकल्प जो है वो निषेधाज्ञा का भी होता है। निषेधाज्ञा का मतलब यही है कि जब तक न्यायालय अंतिम फैसला नहीं दे देता है, जब तक आप खंडन करने वाले पक्षकार पर प्रतिबंध लगवा सकते हैं कि वो वही कार्य या उससे मिलता जुलता कार्य उस निर्धारित निश्चित समय में पूरा नहीं करेगा या उसकी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है। तो ये निषेधाज्ञा कहलाता है।
तो जब एक पक्षकार अनुबंध का खंडन करता है तो पीड़ित पक्षकार के पास ये सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं, उनमें से वो किसी भी एक या एक से अधिक विकल्प का प्रयोग कर सकता है।